रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है। व्हेन टू और मोर पर्सन्स एक्सचेंज देयर इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, फीलिंग विद ईच अदर, दैट इज़ नॉन एज कम्युनिकेशन। अब जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में किसी भी किस्म की मालूमात का, ख़यालात का, जज्बात का या फिर एहसासात का तबादला करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है? सेंडर जो है वो किसी भी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, जो मैसेज उसने भेजना है वो उसको क्या करेगा? इनकोड करेगा और उसे किसी भी मीडियम या किसी भी चैनल के थ्रू रिसीवर तक भेजेगा। रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसे डीकोड करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा कि सेंडर मुझसे क्या कहना चाहता है। जब उसे समझ में आ जाएगी तो वो फिर फीडबैक सेंडर तक भेजेगा। फीडबैक भेजने का प्रोसीजर भी सेम ही रहेगा कि वो सबसे पहले क्या करेगा? अपने फीडबैक को इनकोड करेगा, ठीक है। उसके बाद वो किसी भी चैनल या मीडियम के थ्रू उसे सेंडर तक भेजेगा। अब सेंडर क्या करेगा कि उसके फीडबैक को डीकोड करेगा, समझेगा कि इसने मुझसे क्या कहा और इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, सही। अब सेंडर क्या होता है? द सेंडर कम्युनिकेटर इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज। अब जो कम्युनिकेटर उसको हम सेंडर भी कहते हैं और कम्युनिकेटर क्या करता है? किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। सेंडर फॉर्मुलेट्स encode and transmit the information which he she wants to communicate। अब पैगाम भेजने वाला जिन बातों को सामने वाले के साथ शेयर करना चाहता है वो इन मालूमात को तैयार करता है, इन्हें इनकोड करता है और फिर मतलूबा शख्स को भेज देता है। द इम्पैक्ट ऑफ द मैसेज विल डिपेंड ऑन सेंडर्स कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्टेटस, अथॉरिटी, नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रेस्टीज। अब देखें, सुबह मुझे कहा गया कि आज आपने कम्युनिकेशन का टॉपिक कवर करवाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास कम्युनिकेशन के हवाले से जितनी भी मालूमात थी उनको मैंने इकट्ठा करना शुरू किया, उनको मैंने इनकोड किया, सही। और अब मैं यूट्यूब के मीडियम से उन मालूमात को आप तक पहुंचा रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको समझ में आती है नहीं, इस चीज़ का इन्हिसार किसके ऊपर है? ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, मेरे पास कितनी नॉलेज है, मैं किस मैनर में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं मैसेज क्या होता है। अ मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन, डिजायर्ड बिहेवियर इन फिजिकल फॉर्म विच द कम्युनिकेटर ट्रांसमिट टू हिज ऑडियंस टू रिसीव, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड एक्ट अपॉन। अब मैसेज क्या है? मैसेज वो इंफॉर्मेशन है जो सेंडर जो है किसी भी शख्स के साथ शेयर करना चाह रहा है, ठीक है, उसको भेजना चाह रहा है ताकि वो उसे रिसीव करे, उसको समझे, उसे कबूल करे और उसके मुताबिक अमल करे। द मैसेज में बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स और साइन। अभी जो मैसेज है ये किसी भी सूरत में हो सकता है, ये अल्फाज की सूरत में भी हो सकता है, ये तस्वीरों की सूरत में भी हो सकता है और साइंस की सूरत में भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि रोड पे अक्सर जो है ट्रैफिक साइंस बने हुए होते हैं, तो ये भी क्या है? मैसेज की एक फॉर्म है। Who receive message from the sender, decoding, interprets the message meaning and giving feedback। अब जाहिर सी बात है कि जो रिसीव करने वाला है मैसेज, वो सेंडर की जानिब से उसको जो मैसेज मौसूल हुआ है उसे वो समझेगा, उसको डीकोड करेगा और उससे जो मायने हैं वो अखज़ करेगा कि कहने वाला मुझसे क्या कहना चाह रहा है। और जब उसे मायने समझ में आ जाएंगे तो वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, उसका जवाब देगा, ठीक है, फीडबैक देगा जिसे। अब रिस्पॉन्स या फीडबैक क्या होता है? रिसीवर पहले देख लेते हैं। रिसीवर, द रिस्पॉन्स इज़ द मैसेज दैट द रिसीवर रिटर्न टू द सेंडर। अब रिस्पॉन्स क्या है? ये वो मैसेज है जो रिसीवर क्या करेगा? मैसेज सेंड करने वाले को भेजेगा। इट कैन बी आइदर वर्बल, नॉन वर्बल और बोथ। अब ये वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब वर्बल और नॉन वर्बल क्या होते हैं ये हम अब आगे देखेंगे। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के कितने मेथड्स होते हैं? हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होते हैं वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। तो आइए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है। यूजेस स्पोकन और रिटन वर्ड वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखें, वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं? अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वो अल्फाज हम बोल के भी कर सकते हैं उनका इस्तेमाल, या फिर हम लिख के भी कर सकते हैं। तो मतलब आप ये समझ लें कि वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल होगा, ख्वाह वो किसी भी सूरत में हो, वो रिटन फॉर्म के अंदर हो या फिर स्पोकन फॉर्म के अंदर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कौन सी कम्युनिकेशन कहलाएगी? वो वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगी, ठीक है। अब वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? पेस एंड इंटोनेशन, मतलब आपके जो बात करने का मैनर है वो कैसा है, ठीक है, आप किस रेट में बात कर रहे हैं, आपका रिदम कैसा है, ठीक है, आपकी टोन ऑफ स्पीच क्या है, ये सब चीज़ें पेस और इंटोनेशन के अंदर काउंट होती है। सिंप्लिसिटी, आपकी
बात को सिंपल होना चाहिए, सादा होना चाहिए। आपने बहुत ही आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है, ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना कि जो सामने वाले को समझ ही ना आ सके, ठीक है। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी। अब क्लैरिटी एंड ब्रेविटी क्या है कि आपने अपनी बात जो है वो टू दी कट करनी है, ठीक है। कम अल्फाज इस्तेमाल करके आपने एक मुख्तसर और जामे बात कहनी है, ठीक है। ये नहीं कि आप बिला वजह अपनी बातों को तूल देते जाएं, खींच तान के बात का जो है बतंगड़ बना दें और जो सामने वाला आपका क्लाइंट है उसको आपकी बात समझ ही ना आए, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि मुख्तसर जो है वो पुरअसर होता है, तो आपने अपनी बातों को मुख्तसर रखना है ताकि आपकी बातों का असर जो है वो बरकरार रहे, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइमिंग एंड रेलेवेंस। आपने जो है टाइमिंग का ख्याल रखना है, ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए आपने टाइमिंग देखनी है और रिलेवेंस होनी चाहिए वो, ठीक है। अब जो पेशेंट की जो डिज़ायर्स हैं, पेशेंट की जो नीड्स हैं उस वक्त आपने उसके हवाले से ही बात करनी है, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी। अब देखें हमारे पास एडेप्टेबिलिटी क्या होती है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स आते हैं, कुछ छोटी एजेस के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, कुछ जवान होते हैं, कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ बहुत ही खुश अखलाक होते हैं, कुछ डरे हुए होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत खड़ूस किस्म के होते हैं, कुछ बहुत खंदा पेशानी होते हैं। तो आपने पेशेंट के बिहेवियर को देखना है और उस हिसाब से अपनी बातों को मॉडिफाई करके आपने पेशेंट से करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। क्रेडिबिलिटी क्या है? अब क्रेडिबिलिटी आपकी जो है, आपने पेशेंट को यकीन दिलाना है कि आप उसके साथ कितना ऑनेस्ट हैं, ठीक है, आप उसके साथ कितना सिंसियर हैं, आपको उसकी कितनी परवाह है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड इज़ नोन एज क्रेडिबिलिटी। ह्यूमर। अब ये देखें, ये बहुत ही एक अहम जो है हिस्सा होता है हमारी बातचीत का। देखें अगर आपके अंदर ये खूबी मौजूद है कि आप किसी भी दुखी शख्स के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। आप अपनी बातों के अंदर थोड़ा बहुत ह्यूमर डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमर की लिमिट भी आपने देखनी होगी कि आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी। दूसरी आपने कंडीशन और सिचुएशन भी देखनी है, यानी कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आप जो है जोक क्रैक करें, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो इंप्रेशन है वो बहुत ही ख़राब पड़ेगा पेशेंट के ऊपर, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? यूजेस गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, टच एंड अदर फॉर्म्स। अब देखें वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम अपने बॉडी जेस्चर्स का, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का, टच का या इसी तरह की दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब इशारों किनारियों में जो बातें होती हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए टच से हम कैसे किसी से बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई पेशेंट आया है और वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुखी है, तो हम क्या करते हैं, हम उससे कुछ नहीं कहते, हम उससे कंधे पे हाथ रख के उसको तसल्ली देते हैं और उसको क्या मिल जाती है, तसल्ली मिल जाती है, ठीक है। उसको लगता है कि मेरे पास इस वक्त कोई मौजूद है। तो अब क्या हुआ कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो हम बिन कहे ही कह देते हैं, ठीक है, और यही बातें क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मेक्स अप मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक मेजर पार्ट जो है वो इन्हीं से मिलकर बनता है, ठीक है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या चीज़ें काउंट होती हैं? हमारी पर्सनल अपीयरेंस काउंट होती है, ठीक है, पोस्चर और गेट हमारा काउंट होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस काउंट होते हैं, हमारे जेस्चर्स काउंट होते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आप कम्युनिकेशन के ज़रिए किस तरह से लोगों को राग़िब कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन का लोगों पर क्या असर होगा, किस तरह से आप उसको पुरअसर बना सकते हैं। डेवलपमेंट। अब देखें वही बात कि हमारे पास देखें डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं। कुछ हमारे पास बच्चे आते हैं, ठीक है, हमारे पास टीनेजर भी आते हैं, हमारे पास जो है जवान भी आते हैं, हमारे पास एजेड पीपल भी आते हैं और हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बूढ़े लोग भी आते हैं, ठीक है। अब इन सब को डील करने का अंदाज़ हमारा मुख्तलिफ होता है, इन सब से बात करने का अंदाज़ हमारा मुख्तलिफ होता है। बच्चों के साथ हम बच्चों की तरह बात करते हैं, नौजवानों के साथ हमारा बात करने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है और बूढ़ों के साथ हमारा बात करने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप पेशेंट की या क्लाइंट की डेवलपमेंटल स्टेज को समझ जाएंगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा पुरअसर बना सकते हैं, सही है। वैल्यूज़ एंड परसेप्शंस। आपने जो आपके पास क्लाइंट आ रहा है उसकी वैल्यूज़ और परसेप्शन का ख्याल रखते हुए कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है। अब जेंडर के अंदर हमारे पास मेल भी आ जाते हैं, फीमेल भी आ जाते हैं, तो अब इन दोनों से बात करने का अंदाज़ भी हमारा मुख्तलिफ है, ठीक है। पर्सनल स्पेस, हमने पेशेंट की जो पर्सनल स्पेस है उसका ख्याल रखना है। रोल्स एंड रिलेशनशिप, यानी कि पेशेंट की केयर के अंदर आपका क्या रोल है और पेशेंट के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, ये चीज़ भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर काउंट होती है। टेरिटोरियलिटी, मतलब जो इर्द गिर्द पेशेंट की चीज़ें मौजूद हैं उसको हम क्या कहते हैं, सही, टेरिटोरियलिटी कहते हैं, उनका भी आपने ख्याल रखना है। इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है? इन्वायरमेंट देखें किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा
असरअंदाज होती है। अब देखें, अगर आप पेशेंट के साथ बात कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, चीखो पुकार हो रही है, और तो अब क्या होगा, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, पेशेंट आपकी बात को तवज्जो से सुन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन कभी भी पुरअसर नहीं हो सकती। ठीक है। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पेशेंट के जो है पसीने बहे जा रहे हैं और वो गर्मी से जो है ना बेहोश होने की तरफ जा रहा है, और आप उसको अगर उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बात पेशेंट को समझ नहीं आएगी, वो इसी फ़िक्र में मुब्तला हो किस तरह वो गर्मी को दूर करे। इस तरह से अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो भी क्या होगा कि पेशेंट जो है सर्दी से ठिठर रहा होगा और वो कोशिश कर रहा होगा किसी तरह से वो गर्म हो जाए, तो वो आपकी बात ध्यान से सुनेगा नहीं। जब ध्यान से सुनेगा नहीं तो फिर आपकी बात किस तरह से पुरअसर हो सकती है। ठीक है। तो आपकी जो एनवायरनमेंट है वो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के अंदर और डिफेक्टिव बनाने के अंदर दोनों ही सूरतें बहुत एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक है। इंटरपर्सनल एटीट्यूड मतलब आपका पेशेंट के साथ एटीट्यूड कैसा है, आप उसकी किस तरह से केयर कर रहे हैं, आप उसके बिलीव्स का कितना एहतराम कर रहे हैं। ठीक है। आप उसकी पर्सनल स्पेस का कितना ख्याल रख रहे हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, इंटरपर्सनल एटीट्यूड के अंदर आ जाती है। कॉन्ग्रुएंस, अब देखें जब दो चीज़ें जब एक जैसी हमें दिखती हैं ना तो उससे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस एक टर्म है जो कि सिमिलर दिखने वाली चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब यहाँ पे F1 के अंदर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कॉन्ग्रुएंस कैसे कहेंगे। अब देखें, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो इसको हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। सही है। मतलब हमने अपने बात तो करनी है लेकिन बात करने के साथ साथ अपने एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस, हम अपने गेस्चर वगैरह से हमने ये चीज़ जो है ना उसके साथ ऐड करनी है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे जब हम हाँ कहते हैं तो हम क्या करते हैं, हाँ कहने के साथ साथ हम सर को ऊपर नीचे हिलाते हैं। जब हमने नहीं कहना होता तो हम क्या करते हैं, नहीं कहते भी हैं और साथ में क्या करते हैं, अपने सर को दाएं बाएं हिलाते हैं। तो क्या है, यही कॉन्ग्रुएंस है कि यानी आपने अपनी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास आ जाए थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन। अब थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या होती है, इज़ द प्रोसेस इन विच द नर्स कंसाइजली इन्फ्लुएंसेस द क्लाइंट और हेल्प द क्लाइंट टू बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखें, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पेशेंट की वेल बीइंग के बारे में उसको आमादा करते हैं। ठीक है। हम उसको बताते हैं कि आप इस वक्त आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, आप किस बीमारी में मुब्तला हैं। ठीक है। आप इस बीमारी में मुब्तला क्यों कर हुए, आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट कितने अरसे तक चलेगा, आपने कौन कौन से टेस्ट वगैरह करवाने हैं, कितने अरसे आपने दवाइयाँ खानी हैं। ठीक है। किन किन प्रोसीजर से आपने गुजरना है, किन चीज़ों को इख्तियार करके आप जो है बीमारी से बच सकते हैं और किन चीज़ों को इख्तियार करके आप दोबारा से बीमार हो सकते हैं। तो ये जो सब चीज़ें बताकर हम पेशेंट को आमादा करते हैं, ये क्या कहलाता है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग, ये आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग है उनको डेवलप करता है। ठीक है। एस्टेब्लिश अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, आपका जो आपके क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है उसको ये मजबूत करता है। ठीक है। अटेंटिव लिसनिंग एक्टिवली, अब क्या होगा कि अब जब आप पेशेंट की बात को गौर से सुनेंगे तो पेशेंट भी आपकी बात को गौर से सुनेगा। अब आपने सुना ही होगा कि जो है मुआलिज अगर अच्छे तरीके से बात करता है, मुस्कुरा के अगर बात करता है अच्छे तरीके से, तो क्या होता है कि मरीज़ का जो आधा मर्ज़ है उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। तो हमारे जो बोल हैं, हमारी जो बातें हैं, बात करने का जो अंदाज़ है वो किसी मरहम से कम तासीर कतई नहीं रखता। ठीक है। तो अगर आप अच्छे से बात करेंगे पेशेंट से, उसकी बात अच्छे से सुनेंगे तो क्या होगा कि पेशेंट का आधा मर्ज़ उसी वक्त ठीक हो जाएगा। फिजिकल अटेंडिंग यानी कि मैनर ऑफ बीइंग प्रेजेंट टू अनदर। सही। अब नॉन थेरेप्यूटिकल कम्युनिकेशन क्या होगी, इट इन्वॉल्व्स वेरियस वर्ड्स, फ्रेजेस, एक्शंस एंड टोन्स दैट मेक अ पेशेंट फील अनकंफर्टेबल, इंक्रीजेस देयर स्ट्रेस एंड वर्सन देयर ओवरऑल मेंटल एंड परहैप्स देयर फिजिकल वेलबींग। अब देखें, अब पेशेंट के साथ आप जो है गुस्से में बात कर रहे हैं। ठीक है। आप जो है चिढ़ रहे हैं पेशेंट से, सही, या आप जो है अपने एक्शंस के थ्रू उसको ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उससे आजिज़ आ चुके हैं, आप तंग हो रहे हैं। ठीक है। या आपकी बात करने की टोन जो है वो बहुत ख़राब है। सही है। तो पेशेंट क्या होगा कि उस वक्त अनकंफर्टेबल फील करेगा। सही है। पेशेंट बेचारा एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा बीमार है, आपका काम था कि आप जो है उसको आप कंफर्टेबल करते ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाता। लेकिन आप इसके बरअक्स अगर आप उससे बदतमीज़ी करेंगे, ठीक है, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, मज़ीद स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा। ठीक है। और उसकी मेंटल कंडीशन तो ख़राब होगी होगी और साथ में हो सकता है कि उसकी जो फिज़िकल कंडीशन है, जो उसकी सेहत है, वो मज़ीद सही होने के बजाय ख़राब होना शुरू हो जाए। ठीक है। आगे हमारे पास बैरियर टू कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन की राह में कौन कौन सी रुकावटें हायल हो सकती हैं, इनको हमें समझने की कोशिश
करनी है। नंबर 1 जो है हमारे पास है फेलियर टू लिसन, मतलब अगर हम किसी की बात को प्रॉपर वे के अंदर सुन नहीं पा रहे, हम उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, कोई भी मसला हो रहा है, शोर शराबा इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा कि हम उसकी बात समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये ना सुनना जो है कम्युनिकेशन की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इम्प्रॉपर्ली डिकोडिंग क्लाइंट इंटेंडेंट मैसेज। अब देखें, अब क्लाइंट ने जो मैसेज दिया है, अब देखिए हमारे पास ना डिफरेंट लैंग्वेजेस से ताल्लुक़ रखने वाले, डिफरेंट रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले पेशेंट आएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि हमें सारी ज़बानें आएँ। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, अगर हमें किसी की ज़बान समझ नहीं आ रही तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि बंदा क्या कह रहा है, और हम उसकी बातों का अपने तय गलत मतलब अख़ज़ कर लेंगे। तो ये भी क्या है कि ज़बानों का ना आना भी कम्युनिकेशन की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट की तरह हायल होता है। ठीक है, प्लेसिंग नर्स नीड्स अबव द क्लाइंट्स नीड। अब नर्स जो है वो अपनी ज़रूरियात को जो क्लाइंट की ज़रूरियात से बाला तर रख ले, तो ये भी क्या है, एक बैरियर है। नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। अब नर्स का क्लाइंट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है ये देखते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो होता है जहाँ पर दो बंदे किसी भी मालूमात का तबादला कर रहे हो। ठीक है, अब नर्स क्या करती है, पेशेंट को बता रही होती है कि आप बीमार हैं, आपको ये बीमारी है, आपके ये टेस्ट होंगे, आपने ये मेडिकेशन लेनी है, किस किस टाइम लेनी है। ठीक है, आप इतने अरसे में ठीक हो जाएंगे। सही, और पेशेंट उसको बता रहा होता है कि पहले मुझे यहाँ पे दर्द था, लेकिन अब मेरा दर्द ठीक हो गया है, अब मैं सेहत की जानिब गामज़न हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहलाता है। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मतलब ये वो रिलेशनशिप है जिसके अंदर पेशेंट को सेहत की जानिब लाया जाएगा। सही है। हेल्पिंग रिलेशनशिप, तो ऑब्वियस सी बात है कि पेशेंट के साथ जो नर्स का रिलेशनशिप है वो कैसा है, हेल्पिंग रिलेशनशिप है, यानी कि नर्स जो है वो पेशेंट की हरदम हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। ठीक है, अब हमारे पास जो है क्लाइंट नर्स कम्युनिकेशन कैसे होती है, कंफर्म फीलिंग्स एंड थॉट्स। हम जो है क्लाइंट्स की जो फीलिंग्स हैं और जो उसके थॉट्स हैं उनको कंफर्म करते हैं, हम उसकी मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि अब वो ठीक और बेहतर महसूस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, क्लैरिफाई इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमने उस तक देनी होती है रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट, हम उसको क्या करते हैं, क्लैरिफाई करके उसको देते हैं। ठीक है, यानी कि मुबहम सी हमने जो है उसको इन्फॉर्मेशन दी कि जो बेचारे को समझ ही नहीं आ सके, हम उसकी इन्फॉर्मेशन को जो है ना बिल्कुल क्लियरली उसको समझाएंगे। ठीक है, कोलैबोरेट टू एवेल्यूएट हीलिंग, हम उसके साथ बातचीत करेंगे और एवेल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि इसके हीलिंग प्रोसेस जो है कहाँ तक पहुँचा है, कितने टाइम के अंदर ये हील होगा। सही। अब नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, अब हमारे पास सबसे आखिर में आ जाती है नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सच एज पेशेंट केयर डॉक्यूमेंट, असेसमेंट आउटकम मेजर्स। अब देखिए हमारे पास जब पेशेंट दाखिल हुआ था तो हम डेट डालेंगे और उसके बाद वो किस बीमारी में आया था ये हम लिखेंगे। ठीक है, उसको क्या क्या मसाइल लाहक थे। ठीक है, और उन मसाइल से बचाने के लिए हमने क्या क्या मेडिकेशंस दी, हमने क्या क्या इलाज किए, हमने क्या क्या इंटरवेंशंस दी, ये सब क्या करेंगे, हम लिखते जाएंगे और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि इसका आउटकम क्या निकला। सही, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और इसकी लीगल इम्प्लिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ये आपके पास एक सबूत होता है कि आपने क्लाइंट को किस तरह से केयर प्रोवाइड की है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा कि जो चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।